हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। हम बात करने वाले हैं अभी जो कल ही आपकी बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, प्री का भी मेंस का भी, आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिल कब से शुरू होगा, पूरा का पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं एक छोटी सी ही बात बता देती हूँ कि अगर आप जुडिशरी मेंस में अपीयर होने वाले हैं तो उसके लिए आपके लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है कि अगर आप चाहेंगे तो जो मेंस की आपकी कॉपी होती है, पूरा आंसर लिखा हुआ, कितनी आपकी किस तरीके से मार्किंग होती है, वो मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और आपको दिखा दूंगी कि आपको किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कितना आप लिखेंगे तो आपको क्या मार्किंग होगी। उस बारे में मतलब डिटेल में डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी बिहार की वैकेंसी आई है कल ही। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी आई है वो 155 है, 155 वैकेंसी आई है। और अगर हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड भी करेंगे, कौन सी कैटेगरी में कितना है, रिजर्व कितना है, अनरिजर्व कितना है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में शायद आपको पता होगा, वहाँ कोई डिस्कशन का वो कोई मैटर ही नहीं है फिलहाल। अगर नहीं पता है तो बता दूंगी उसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी की बात करें कि कितनी है, तो जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी है मेल कैंडिडेट में, तो वो है हमारी 61, जिसमें हमारी फीमेल की वैकेंसी है 22, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 15, मेल में और फीमेल में 4, एससी कैटेगरी में 29 और फीमेल में 7, एसटी कैटेगरी में 2 और उसमें भी एक फीमेल की है। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो वो 30 वैकेंसी हैं आपकी और फीमेल की इसमें 10 है। और पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग आपकी 18 है, जिसमें कि आपकी फीमेल की 6 है। टोटल आपका हो जाता है टोटल 155 और जिसमें कि फीमेल की है टोटल 50। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि आपको ये एग्ज़ाम देना क्यों चाहिए। तो भाई, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम अभी आपने दिया है या तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम की, यूपी से कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जीएस का पेपर मेनली यूपी में ही आता है। अगर मेंस का भी बात करेंगे थोड़ा सा इसमें मैं बताऊंगी आपका, क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम से कैसे सिमिलर है वो भी बताऊंगी। लेकिन अगर आपने भी अभी यूपी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये एग्ज़ाम में अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपका जी के जीएस का एग्जाम होता है, पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का, और लॉ का होता है 150 क्वेश्चंस का, 150 क्वेश्चंस का और 150 मार्क्स का। बस इतना डिफरेंस है, मार्क्स का डिफरेंस है लॉ में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप परस्यूइंग है, एलएलबी आपका भी चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि 27 मार्च तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। और एक यहाँ पर एक छोटा सा क्राइटेरिया और बता दिया है कि अगर जिस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको ये एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि जो हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। ये सर्टिफिकेट भी उन लोगों ने मांगा है। उसके बाद में अगर हम बात करें एज की कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आपकी एज 22 ईयर्स है 1 अगस्त 2022 में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 1 अगस्त 2023 को 35 वर्ष की हो रही है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब इन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2023 को अगर 35 वर्ष की हो रही हो, लेकिन अभी क्या चल रहा है 2023, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 39 एज के भी हो रही है आपकी एज 1 अगस्त में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर जो फीमेल की हम बात करें, चाहे वो रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व हो, चाहे वो जो हमारे दिव्यांग हैं वो हों, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया 40 ईयर्स है। कब? 19 में, 1 अगस्त 2019 में, तो उनका भी एज रिलैक्सेशन और ज़्यादा हो जाता है, 4 साल का मिल जाता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खासियत है कि प्री और मेंस का दोनों का एक जैसा ही है। बस प्री में आपका जीके जीएस करंट आता है, और एविडेंस हो गया, आपका प्रोसीजर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल लॉ है, फैमिली लॉ है। ये आपका प्री का सिलेबस है और यही आपका मेंस का भी सिलेबस है। और इसमें एक खास बात और है कि इसमें आपको
मिनिमम 45% लाना ही लाना होगा, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे और एक सीट के लिए 10 गुना ही क्वालिफाई किया जाएगा। अब अगर हम मेंस की बात करें यहाँ पर कि भाई मेंस का सिलेबस सिमिलर कैसे है, तो मेंस में आपका जीके जीएस तो आएगा ही करंट, उसके साथ में आपका हिंदी और इंग्लिश का भी आएगा 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे अब क्या है, अब आता है राजस्थान वाला। राजस्थान में हिंदी इंग्लिश का अलग पेपर होता है, तो वो बच्चे हिंदी इंग्लिश की तैयारी करते हैं, या अदर स्टेट के भी जो राजस्थान में जाना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश उनको करना पड़ता है, तो उन बच्चों को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन जो ये हिंदी इंग्लिश वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको मिनिमम 30% लाना ही होगा और ये ओनली क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है। और जो आपका मेंस वाला सिलेबस है उसमें आपको जीके जीएस तो देखो ये हो ही गया कंपलसरी, जीके जीएस एलिमेंट्री और आपका हिंदी इंग्लिश और एविडेंस प्रोसीजर, ये तो आपका आ गया फर्स्ट पेपर में, जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश का मार्क्स काउंट ही नहीं होगा, ओनली क्वालिफाइंग है, 30% लाना है। लेकिन अगर हम ऑप्शनल की बात करें, इसमें मेंस में ऑप्शनल होता है, इतना सारा नहीं पढ़ना आपको कि भाई हाँ सबके मेंस के आंसर राइटिंग करना है, सब तैयार करना है, वो एक अलग ही टेंशन होती है, अलग ही हेडेक होता है, वो इसमें बेनिफिट है। वो इसमें आपको 3 को चूज़ करना होगा, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फिर फैमिली लॉ है, फिर आपका इक्विटी ट्रस्ट, पीपीए, एसआरए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये आ गए एक आपके ऑप्शन में। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट और फिर आपका आ गया कमर्शियल लॉ। तो इसमें से आपको कोई भी 3 आपको ऑप्शन लेने हैं जो आपको मेंस में अपीयर होना है, जिनमें सारा का सारा आपको पढ़ना ही नहीं है और ना ही कोई लोकल एक्ट है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई लोकल एक्ट भी नहीं है, तो इसलिए ये बहुत इजी हो जाता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अगर आप तैयारी में हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई हाँ हमें क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम देना है, तो ये आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, स्किप नहीं करना है कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। तैयारी तो कभी होती ही नहीं है, एग्ज़ाम सर पे होता है ना एक दिन पहले, तभी भी ऐसा लगता है कुछ नहीं पता, बिल्कुल साफ है एकदम, लेकिन जब एग्ज़ाम करने बैठते हैं वो सब हमारा पता चल जाता है कि हमने कितनी तैयारी की है। तो इसलिए फॉर्म ज़रूर फिल करें और एग्ज़ाम भी ज़रूर देना ही देना, ऐसा नहीं है चलो फॉर्म तो फिल कर ही दिया, फॉर्म फिल करना है, पढ़ना भी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करना है। अगर हम इसका मेन बात कि भाई हाँ फॉर्म कब से शुरू होगा, तो जो इसका फॉर्म शुरू होगा आपको वो 27 फ़रवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। फ़ीस भी बड़ी थोड़ी सी है, जनरल कैटेगरी में 600 है और बाकी सभी का 150 है। एग्ज़ाम डेट भी चलो अंदाज़ा बताती हूँ, एग्ज़ाम भी जो आपका होगा वो जून जुलाई तक हो जाएगा, ज़्यादा लंबा जाने का तो लग नहीं रहा है, जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और मेंस के बारे में कुछ और आपको जो भी टिप्स जानने हैं, जो भी जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगी। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।